Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start from section 51 और अभी तक हमने section 50 तक complete कर लिया है। आप हमारे previous videos में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल में एक playlist बनी हुई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जिसमें हमने अभी तक section 50 तक complete कर लिया है और हम डायरेक्टली बैरेक्ट वाइज चलते हैं। कोई भी लंबी explanation इसमें नहीं है, हम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आपको सेक्शन 51 से स्टार्ट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बैरक लेकर अपने सामने बैठिएगा। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 51 इज टॉकिंग अबाउट फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। जो फैक्ट को जुडिशियली नोटिस किया जा सकता है, जो एक जज नोटिस कर सकता है, वो जुडिशियली हमारे सामने प्रेजेंट है, तो उसकी हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है उन चीजों को। अब जैसे इंडिया की मैप है, इंडिया का क्या बॉर्डर रहेगा, या इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली ले लें, सॉरी दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली ले लें या यूपी ले लें, बिहार, झारखंड, कोई भी स्टेट अगर हम लें, तो स्टेट की जो बॉर्डर्स होती हैं, ये सारी चीजें जुडिशियली नोटिसेबल होती है, इसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सेक्शन 50 इज सेइंग दैट नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, कोर्ट जिन भी फैक्ट की जुडिशियल नोटिस लेगी उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से फैक्ट होते हैं जिनको कोर्ट जुडिशियल नोटिस में लेगा, तो सेक्शन 52 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 52 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जिनकी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है, जो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट है, ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडियन टेरिटरी में जो भी लॉ इन फोर्स हैं, इंक्लूडिंग द लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, या कुछ लॉज का जिनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी है, तो ये सारे लॉज जो इंडिया में इन्फोर्स्ड हैं, इन चीजों की जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेता है और आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारे कंट्री में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग एविडेंस देते हैं कोर्ट में। ये सारी चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रीटी। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है, एग्रीमेंट हो रही है, या कोई कन्वेंशन हो रहा है किसी भी कंट्री के साथ या कंट्रीज के साथ बाय इंडिया, इंडिया अगर कोई भी कंट्रीज के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट कर रही है या कोई डिसीजन ले रही है, तो ये सारी चीजों की भी जुडिशियल नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया में क्या क्या कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग चली थी, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या चल रहा है, या कोर्ट की जितनी भी सील्स रहती है, कोर्ट्स मतलब सारे कोर्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे, लोअर, हायर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरी कोर्ट, तो सारे कोर्ट की जो सील्स होते हैं, या फिर ट्राइब्यूनल्स की जो सील्स होती है, उन सारी चीजों की जुडिशियल नोटिस लेगा कोर्ट। सील्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ एडमल्टी। अब एडमल्टी कोर्ट्स की भी सील्स, या मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन, नोटरीज पब्लिक, या ऑल सील्स which any person is authorized to use by the constitution, या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर किसी भी पर्सन को कोई सील यूज करने का अधिकार मिला है, उन सारे सील्स को कोर्ट मानेगी कि हाँ ये सील एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो किसी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा ऑथराइज की गई है, या फिर कोई भी रेगुलेशन जो करेंटली इन फोर्स है इंडिया में। ठीक है। एसेशन टू द ऑफिसेस, नेम्स, टाइटल, फंक्शंस, जितनी भी चीजें, फॉर एग्जांपल एक जज होता है, तो जो जज की जो सीट है, या मतलब जज किस अथॉरिटी से किसी चीजों पर, किसी भी ऑर्डर पे वो साइन कर रहा है, जजमेंट पे साइन कर रहा है, किस अथॉरिटी से वो पर्सन वहां पे जज हो गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो गए हैं, कोई भी अदर पब्लिक सर्वेंट्स हो गए हैं, उनकी जो भी नेम होगी, टाइटल होगी, क्या क्या उनके फंक्शन होंगे, उनके क्या सिग्नेचर होंगे, ये सारी चीजों को कोर्ट अपने नोटिस में लेगा। कोई भी पब्लिक ऑफिस ऑफिस किसी भी स्टेट का। ठीक है। इफ द फैक्ट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट ऑफ सच ऑफिस इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट, जिस तरह से ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई किया जाता है कि हाँ सच पर्सन का, या फिर सच पोस्ट के लिए हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, और वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनकी वहां पे अपॉइंटमेंट हो जाती है एज पर, तो वो सारी चीजें जुडिशियल नोटिस है, जुडिशली नोटिस की जाएगी। ठीक है। एग्जिस्टेंस, टाइटल, या नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री, सोवरेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। डिवीजन ऑफ टाइम। अब टाइम की डिवीजन, ये ज्योग्राफिकल डिवीजन, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे यूपी, बिहार, दिल्ली, इन जगहों की, या फिर इंडिया इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीजें ज्योग्राफिकल डिवीजन में आ जाएगी। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन या तो वर्ल्ड का, अब अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, ये सारी चीजों की भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेके आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। कोई भी फेस्टिवल हो गया, फास्ट हो गया, हॉलीडेज हो गया, जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी कोर्ट जुडिशियली नोटिस करेगा। कमेंसमेंट, कंटिन्यूअस एंड टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर कंट्री और बॉडी ऑफ पर्संस। अब किसी भी अदर कंट्री के साथ हमारी जो भी हॉस्टिलिटीज को हम टर्मिनेट कर रहे हैं या कंटिन्यूअस या कमेंसमेंट चल रहा है, वो सारी चीजों को भी। नेम्स ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ देयर डेप्यूटीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स या असिस्टेंट्स, ये ऑल ऑफ द ऑफिसर्स एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोसेस। ठीक है। एंड ऑफ एडवोकेट्स, अब एडवोकेट्स को भी ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ, या किसी भी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू अपीयर और एक्ट बिफोर इट। ठीक है। अब के पॉइंट जो बात कर रहा है, ये तो कोर्ट्स की बात कर रहा है। कोर्ट और कोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं, जितनी भी पोस्ट होती है, उन सारी चीजों को कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। लास्ट पॉइंट है द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट सी। अब रोड के क्या रूल्स हैं, लैंड के क्या रूल्स हैं, सी के क्या रूल्स हैं, इन सारी चीजों को भी कोर्ट जुडिशियली नोटिस करती है। इसमें आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है? इन द केस रेफर टू इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन में एल पॉइंट तक जितनी भी बातें कही गई, एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री। अब पब्लिक हिस्ट्री में जो भी चीजें हुई है, लिटरेचर, साइंस या आर्ट, द कोर्ट में रिसोर्ट for its aid to appropriate books or document of reference, and if the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces such book or document as it may consider necessary to enable it to do so। देखिए, एल पॉइंट तक सबसेक्शन 1 में हमने जो भी बात कही, कोर्ट तो जुडिशियल नोटिस ले लेगा। लेकिन सबसेक्शन 2 में क्या बात कही जा रही है कि किसी भी पब्लिक हिस्ट्री को या साइंस, लिटरेचर, आर्ट, इन चीजों के बारे में अगर आपको जुडिशियल नोटिस करवाना है किसी भी फैक्ट को, तो कोर्ट ऐसा कह सकती है कि आप उस बुक को प्रोड्यूस करिए या उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए जहां पर ये बात लिखी हुई है। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। मुझे अगर डाउट हो रहा है तो मैं आपसे कोर्ट में बुलवाऊंगी कि हाँ, आप बुक को लेकर आइए या उस डॉक्यूमेंट को लेकर आइए, कहाँ पर ये बात लिखी हुई है। ठीक है। तो सब सेक्शन 2 में जो ये बात कही जा रही है कि आपको प्रूफ करने के लिए समटाइम्स कोर्ट बुला सकती है कि आप बुक या डॉक्यूमेंट लेकर आइए। ठीक है। सेक्शन 53, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 53 सिंपल सी बात कह रहा है कि जो भी फैक्ट आपने एडमिट कर लिया है, अब हमने एडमिशन कर लिया है किसी भी फैक्ट का कि हाँ, हमने ये काम किया या हमने ये काम नहीं किया, अगर हम एडमिट कर रहे हैं तो उसमें प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड, फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग में विच द पार्टी इज देयर टू। या तो पार्टी या उसकी एजेंट एग्री कर रही है कि हमने ये काम किया है एट द टाइम ऑफ हियरिंग, और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग। या तो वो जब हियरिंग चल रही थी तो कोर्ट में आके उन्होंने बोल दिया कि हाँ, हमने ये काम किया है या नहीं किया, एडमिट कर लिया हमने, या फिर हियरिंग से पहले हम रिटन फॉर्म में भी अगर दे दे रहे हैं कोर्ट में कि हाँ, हमने ये काम किया है या नहीं किया है, एडमिट कर ले रहे हैं किसी भी फैक्ट को अंडर देयर हैंड्स, खुद से लिखा हुआ, or by which any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, या अपने प्लीडिंग के थ्रू मैंने कोई बात एडमिट कर ली है। अब जैसे अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, ए ने ये बात कही कि बी ने मुझसे 20,000 रुपए लिए हैं, और बी अपनी प्लीडिंग में ये बात एडमिट कर लेता है कि हाँ, मैंने 20,000 रुपए ए से लिए हैं, तब अब प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बी ने एडमिट कर लिया। अब ए को प्रूफ करने की क्यों जरूरत पड़ेगी कि हाँ, उसने मुझसे पैसे लिए थे। ठीक है। provided that the court may in its discretion require the fact admitted to be proved otherwise than such admission। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट को लग रहा हो, क्या पता जो बी ने बात कही कि हाँ, मैंने 20,000 ए से लिए हैं, हो सकता है ए ने उसे बहला फुसला के या किसी तरह एडमिट करवा लिया हो, या किसी भी रीजन से कोर्ट को अगर कोई शक होगा या कुछ भी, कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव करने को कह सकता है जो फैक्ट ऑलरेडी एडमिट हो चुकी है। ओके। अब नेक्स्ट कम ओरल एविडेंस, ये चैप्टर 4 है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। इसमें भी सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 54 एंड 55, एकदम सिमिलर टू एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने जो बात पढ़ी थी, सिमिलर बातें यहाँ पे लिखी हुई है। 54 क्या कह रहा है, सॉरी, सेक्शन 54 ये बात कह रहा है, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जो भी बात डॉक्यूमेंट में दी गई है, एक्सेप्ट द कंटेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ठीक है। कंटेंट्स के अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात हम ओरल एविडेंस में प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक डॉक्यूमेंट बना, ठीक है।
अब वो डॉक्यूमेंट कैसे बना था, कहाँ बना था, किन परिस्थितियों में बना था, उसके लिए हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जो बात लिखी हुई है उसको प्रूव करने के लिए हम कभी भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ओरल एविडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमेशा डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किया जाएगा, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए अभी कि सेक्शन 54 बात कर रहा है कि ओरल एविडेंस दिया जा सकता है सभी मामलों में, लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर प्रूव करना हो वहां पे हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 55, ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। एक रूल होता है बेस्ट एविडेंस का रूल। कोर्ट हमेशा ये कहती है आपके पास जो भी बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है आप उसको कोर्ट में लेकर आइए। आपको सेकेंडरी एविडेंस देना है या आपको कोई भी कही सुनी बातें कहनी है, ये सारी चीजें सेकेंडरी एविडेंस या ये सारी चीजें थोड़ी सी अनरिलायबल फॉर्म ऑफ एविडेंस हो जाती है। इसीलिए कोर्ट हमेशा कहता है कि बेस्ट एविडेंस लेके आना है। तो ओरल एविडेंस के मामले में बेस्ट एविडेंस क्या हो जाएगा वो अब हम देखते हैं। ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस वॉट एवर बी डायरेक्ट, तो जो भी डायरेक्ट एविडेंस होगा ओरल एविडेंस दैट विल बी रेलेवेंट हियर। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं? अ फैक्ट विच कुड बी सीन, हमने अपनी आंखों से जो चीजें देखी है वो हमने जाके कोर्ट में कह दी कि हाँ हमने ये चीजें देखी थी, तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस हो गया। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्टली ही देना है। अब सेकेंड, विच कुड बी हर्ड, अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड, जो बातें मैंने खुद सुनी। ठीक है, तो इस बात का सबूत सिर्फ और सिर्फ मैं जाके कोर्ट में दे सकती हूँ क्योंकि मैंने ये खुद सुना है। अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट, जो पर्सन ये बात कह रहा है कि मैंने ये चीज सुनी है उसे ही कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा। अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस, अब किसी अदर सेंस से अगर कोई चीज हम परसीव कर सकते हैं या फिर एनी अदर मैनर या किसी अदर मैनर में, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाय दैट सेंस और इन दैट मैनर। अब परसीव्ड बाय अदर सेंसेस का मतलब होता है कि आप सुनने या देखने के अलावा उस आप जिस जगह पे थे वहां का इन्वायरमेंट कैसा था, उससे आपको किस तरह का सेंसेशंस आ रहा था, दैट इज परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस। ठीक है, तो जो जिस पर्सन ने वो चीजें महसूस करी, जिस जगह पे वो प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन आके कोर्ट में ओरली बता सकता है। Any opinion on the ground on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who hold that opinion on those grounds। अगर किसी भी ग्राउंड का ओपिनियन हमें देना है, हम ओपिनियन दे रहे हैं कि हम किस ग्राउंड्स पे, जैसे हमने एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक जो एक्सपर्ट था या फिर किसी की राइटिंग की एविडेंस देनी है, राइटिंग पे ओपिनियन देना है कि हाँ ये राइटिंग जो है वो ए पर्सन की है या नहीं, तो जिस पर्सन को उस राइटिंग की जानकारी होगी सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है, और वो ओपिनियन या उस ओपिनियन के ग्राउंड्स को भी सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जो उस ओपिनियन को फॉर्म किया है। ठीक है, एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, ओपिनियन जो हो रहा है या फिर जिन ग्राउंड्स पे वो ओपिनियन फॉर्म किया गया है। ठीक है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड्स, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एविडेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 4 क्लॉजेस हो गए। पहला, जिस पर्सन ने देखा है सिर्फ वही दे सकता है। दूसरा, जिस पर्सन ने सुना है सिर्फ वही पर्सन ओरल एविडेंस दे सकता है। तीसरा, जिस पर्सन ने परसीव किया हो अपने सेंसेस से। चौथा हो गया ओपिनियन, अगर या फिर ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन हम फॉर्म कर रहे हैं तो जिस पर्सन का वो ओपिनियन है सिर्फ वो पर्सन जाके कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट ओपिनियंस ऑफ एक्सप्रेस, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कौन था, स्पेशली स्किल्ड पर्सन, एक्सपर्ट्स के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, expressed in any treatise commonly offered for the sale, provided that opinions of expert expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by production of such treatise। अब कुछ experts अपने किसी ट्रीटीज में अपना ओपिनियन लिख चुके हैं, उसे सेल किया जा चुका है, तो आप उस ट्रीटीज को कोर्ट में लाके प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ द ऑथर इज डेड, या तो वो ऑथर डेड है या कैन नॉट बी फाउंड है या incapable of giving evidence है और cannot be called as witness without amount of delay or expense which the court regards as unreasonable। अब किन केसेस में
कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट की ट्रीटीज को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं जब वो एक्सपर्ट की डेथ हो चुकी है, या वो मिल नहीं रहा है, या इनकेपेबल हो गया है वो एविडेंस देने से। मे बी सपोज हो सकता है वो पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया हो, या फिर उसे एज अ विटनेस नहीं बुलाया जा सकता है बिना किसी डिले या बिना किसी एक्सपेंस के, और कोर्ट को ये अनरीजनेबल लग रहा है। ठीक है, तो उन केसेस में हम ट्रीटीज को दे सकते हैं कोर्ट में लाकर। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if oral evidence refers to existence or condition of any material thing, किसी material thing की existence या condition के बारे में अगर कोई witness बात कर रहा है other than document, वो document के अलावा कोई भी material thing है, कोर्ट को जब ये लगता है तो वो उस मटेरियल थिंग को भी प्रोड्यूस करवा सकता है कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोर्ट में ये गवाही दी कि ए ने बी को चाकू से मारा था, और वो चाकू मुझे पता है कहाँ है, या फिर उस चाकू को मैं कोर्ट में लेकर आ सकती हूँ, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मटीरियल थिंग। ठीक है, इसे हम रियल एविडेंस भी कहते हैं, इस लास्ट वाले प्रोविजन को। रियल एविडेंस वो एविडेंस हो जाते हैं जो एक मटीरियल थिंग होता है, जिस मटीरियल को ही हम कोर्ट में प्रेजेंट कर दे रहे हैं। सिर्फ हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, या सिर्फ हम डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर रहे हैं, उसके साथ हम मटीरियल थिंग भी दे दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 55 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 56 से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पुराने लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा देर तक वीडियोस ना बनाऊँ, कुछ मिनट्स में एक एक सेक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दूँ। तो आप चाहें तो बिंज वॉच करके भी एक दिन 2 दिन में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू।